रूल 14 के अंदर मेजर पेनल्टीज जब इम्पोज की जाती हैं तो कैसे प्रोसीजर चलेगा वो बता रखा है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है तो हम बताएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी प्रोसेस बताएंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, लैंडमार्क केसेस एंड लास्टली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, फिर लास्ट में तो कंक्लूजन बताओगे ही आप। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रूल 14 ऑफ CCA रूल्स बताता है, ले डाउन करता है डिटेल प्रोसीजर चलेगा जब मेजर पेनल्टी इम्पोज की जानी होगी और यहाँ पे होल्ड की जाएगी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ठीक है। अब मेजर पेनल्टी बता रखी है रूल 11 के क्लॉज 5 से लेकर 9 के अंडर, है ना। जो जब उन सेक्शंस के अंडर, जब उन पॉइंट्स के अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की जा रही है तभी डिटेल प्रोसीजर अंडर रूल 14 जो है वो होगा और होल्ड की जाएगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब एप्लीकेबिलिटी, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखोगे आप, ये जो रूल है ये इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी तो रहे ही उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो प्रोसेस हो इंक्वायरी प्रोसेस ये फेयर, अनबायस्ड और इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो, जिससे हम राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ को भी इंश्योर कर सकें, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी और राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को दोनों को हम बैलेंस करते हैं यहाँ पे, और पूरा जो प्रोसेस होता है उसे फेयर, अनबायस्ड एंड इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल जस्टिस रखना होता है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 14 क्या बताता है, रूल 14 तभी अप्लाई होगा जब कोई मेजर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी रूल 11 के 5 से लेकर 9 क्लॉज में, ठीक है। जो क्या क्या थी, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, रिडक्शन इन रैंक, पोस्ट, पे स्केल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिस्मिसल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स तो रिडक्शन के थे, रिडक्शन इन पे स्केल एंड रिडक्शन इन पे, पोस्ट ग्रेड और पे स्केल, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ अ सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो वो दो पॉइंट्स 4 हो गए, 5 6 पॉइंट्स टोटल थे इसमें। माइनर पेनल्टीज़ के रूल का माइनर पेनल्टीज़ जो थे उनको इम्पोज कैसे किया जाएगा वो समरी प्रोसीजर से होंगी, रूल 16 में बता रखा है, ठीक है। अब एसेंशियल स्टेप्स रूल 14 के अंदर अगर पेनल्टी इम्पोज करनी है तो कैसे होगी, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला है इशू ऑफ चार्जशीट। सबसे पहले आप चार्जशीट इशू करोगे जिसमें चार्ज जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी वो डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स लिखेगी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी, फ्रेम करेगी डेफिनाइट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। सेकंड चीज़, एक स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस भी अटैच किया जाएगा। आपने पहले चार्ज इम्पोज किए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डेफिनाइट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल से, ठीक है। चार्ज इम्पोज करो, उसके साथ आप एक स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन भी दोगे जो कि अटैच किया जाएगा ताकि आप एक्सप्लेन कर सको फैक्चुअल बैकग्राउंड एंड एविडेंस, किस बेसिस पे वो चार्ज इस इंसान पे लगे, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लगे। तो एक स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन होगा, अटैच किया जाएगा एक्सप्लेनिंग दी फैक्चुअल बैकग्राउंड एंड एविडेंस, ठीक है। फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट बताता है कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, या टाइम पीरियड जो भी स्पेसिफाइड किया जाए उतना टाइम दिया जाएगा किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि वो सबमिट कर सके एक रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, अपने डिफेंस में वो एक रिटर्न स्टेटमेंट दे सके। तो पहला स्टेप क्या पड़ा, इशू ऑफ चार्जशीट, 3 पॉइंट्स पढ़े। डीए जो होगा डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो डिस्टिंक्ट एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स ऑफ चार्ज डालेगा इशू ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन के साथ। तो स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन में आप क्या डालोगे कि क्या फैक्चुअल बैकग्राउंड एंड एविडेंसेज है। देन थर्ड होगा 15 दिन या जितना भी स्पेसिफाइड पीरियड है उतना टाइम दिया जाएगा जो एम्प्लॉई है उसको कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर सके ऑफ डिफेंस। स्टेप 2 है कंसीडरेशन ऑफ रिटर्न डिफेंस सप्लाई। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस में दिया है उस एम्प्लॉय ने, उसको कंसीडर किया जाएगा। स्टेप 2 है कंसीडरेशन ऑफ डिफेंस रिप्लाई। तो जो एम्प्लॉय है अब वो यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है चार्जेस को, ठीक है, या फिर वो रिप्लाई वो या फिर ना, देखो, इफ़ द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट, अगर वो एम्प्लॉय एक्सेप्ट करता है चार्जेस को, या फिर वो जो रिप्लाई है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो यहाँ पर डीए क्या करेगा, प्रोसीड विद द इंक्वायरी, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ मैंने किया था ये काम, मिसकंडक्ट जो भी था वो मैंने किया था, या फिर उसने बोला कि है ना, या फिर उसने कोई ऐसा रिप्लाई दिया जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर जो इंक्वायरी होगी वो प्रोसीड करेगी। इफ़ द रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री तो प्रोसीडिंग्स में बी ड्रॉप्ड। अगर उसने रिप्लाई सेटिस्फाइड कर दिया रिप्लाई देकर कि मैंने ये काम नहीं किया था, ये चार्जेस मुझ पर गलत फ्रेम किए गए, तो वहाँ पर वो ड्रॉप हो जाएगी इंक्वायरी, ठीक है, दैट्स इट। फिर थर्ड पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, आरयू अपॉइंट होगा, एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर पीओ, ठीक है। अब आईओ और पीओ 2 लोग अपॉइंट होंगे, ये थर्ड स्टेप है। इंक्वायरी, अगर इफ़ एन इंक्वायरी इज़ नीडेड, कब नीडेड होगी, या तो उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा किया नहीं था, या फिर उसने अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ऐसा किया था, और या फिर उसने अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है, तो उन दोनों केसेस में आईओ और पीओ थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। अब आईओ और पीओ अपॉइंट होंगे इंक्वायरी ऑफिसर्स एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। इंक्वायरी ऑफिसर वो होता है जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो होता है जो प्रेजेंट करता है प्रोसिक्यूशन का साइड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का साइड गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर वो जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है।
ठीक है, और इन दोनों को कौन अपॉइंट करेगा, इन दोनों को अपॉइंट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, स्टेप 4 बात करता है इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की। तो इंक्वायरी ऑफिसर कंडक्ट करता है प्रोसीडिंग्स सिमिलर टू क्वासी जुडिशियल ट्रायल। जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है, और वो किस तरीके की होगी, क्वासी जुडिशियल ट्रायल की तरह होगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस आर प्रेजेंटेड बाय बोथ साइड्स। दोनों साइड्स अपने डॉक्यूमेंट्स और विटनेस प्रेजेंट करेंगे। जो चार्ज ऑफिसर होगा ना, कैन क्रॉस एग्जामिन विटनेस एंड प्रेजेंट हिज हर ओन डिफेंस। जिसको भी चार्ज किया गया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो ऑफिसर क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस एंड प्रेजेंट कर सकता है अपना खुद का डिफेंस। देन लास्टली प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड साइंड। ये जो प्रोसीडिंग चल रही होगी ये रिकॉर्ड की जाएंगी और साइंड होंगी। बेसिकली इंक्वायरिंग ऑफिसर क्या होगा, इंक्वायरी जो चलेगी वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर की तरह चलेगी। कौन हेड करेगा, प्रेसाइडेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस को उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि नॉर्मल केस में प्रेजेंट किया जाता है। दोनों पार्टीज आएंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स और विटनेस प्रेजेंट करेंगी। जो चार्ज ऑफिसर होगा वो क्रॉस में एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को, ताकि वो अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सके। एंड लास्टली जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये रिकॉर्ड और साइन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 5th स्टेप क्या होगा, सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। एक अब जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसने पूरी इंक्वायरी बिठाई, ठीक है, प्रोसीडिंग्स चली। अब उसके बाद वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेगा। आईओ सबमिट्स अ रीजन रिपोर्ट टू द डीए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंडिंग्स ऑफ ईच चार्ज प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और पार्शली प्रूव्ड, जो भी चार्जेस फ्रेम किए थे डीए ने डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट, उनको लिखेगा, लिख के देगा, उनके रीज़न के साथ लिख के देगा कि ये प्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है या पार्शली प्रूव्ड है। ठीक है, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय। एक तो डीए को दी जाएगी और एक कॉपी जो होगी वो किसको दी जाएगी, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके अगेंस्ट ये सब हुआ था, चार्ज हुआ था वो। ठीक है, एम्प्लॉय में सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। नाउ 6th स्टेप इज फाइनल डिसीजन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इंक्वायरी ऑफिसर ने क्या किया, पूरा इंक्वायरी कंडक्ट किया और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइनल डिसीजन लेगी। अगर डीए कंसीडर करती है, डीए क्या कंसीडर करेगी डिसीजन लेने से पहले, इंक्वायरी रिपोर्ट को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर डीए फिर पास करेगी एक रीजन ऑर्डर इम्पोजिंग और ड्रॉपिंग पेनल्टी। फाइनल डिसीजन में वो तो इम्पोज भी कर सकती है, ड्रॉप कर सकती है पेनल्टी, और उसके साथ रीजन ऑर्डर होगा। स्पीकिंग ऑर्डर इज मैंडेटरी क्योंकि रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर नेसेसरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और रीजंस जो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, अगर जो एम्प्लॉय है डज नॉट कॉपरेट, ठीक है, तो वहाँ पे इंक्वायरी प्रोसीड कर सकती है एक्स पार्टे। अगर वो आता ही नहीं है या कुछ भी और, तो वहाँ पे एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स चल सकती है। और यहाँ जो एंटायर प्रोसेस होता है ये अपहोल्ड होना चाहिए, अब करना चाहिए द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या क्या है, ऑडी अल्टरम पार्टे, वो दोनों साइड्स को अपना चांस दिया जाना चाहिए, द बोथ साइड्स मस्ट बी हेयर। ठीक है, हेयर बोथ द साइड्स। चार्जशीट, इंक्वायरी, अपॉर्चुनिटीज और टू डिफेंड, इन सब ये जो सब है इधर अप्लाई कर रखा है रूल 14 के अंडर, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की चार्जशीट फ्रेम करोगे तब भी आप दूसरी पार्टी को 15 दिन का टाइम दोगे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर सके। फिर इंक्वायरी के टाइम पे भी उसको क्रॉस एग्जामिन का राइट है कि आप विटनेसेस को और एविडेंस अपने फेवर में है ना बात प्रूव करने के लिए क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो विटनेसेस को। फिर अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, मतलब लास्ट में भी वो क्या सबमिट कर सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन खुद का सबमिट कर सकता है डीए को। नीमो जुडिक्स इन कॉसेस हुआ तो ये तो वही है कि आईओ मस्ट बी इम्पार्शियल, जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो इम्पार्शियल होना चाहिए एंड वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए केसेस से। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजन स्पीकिंग ऑर्डर, जो लास्ट में डीए ऑर्डर देगा वो रीजन ऑर्डर होना चाहिए, ताकि वो सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए ताकि वो फेयर रहे। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसीजर होगा ये भी कोड रिकॉर्डेड एंड साइंड होगा। लैंडमार्क केस ऑन द रूल 14 क्या है कि है ना, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पाटिल 1985 का केस है जहाँ पे अपहेल्ड किया गया था बाय द कोर्ट। नेचुरल जस्टिस कैन बी एक्सिक्यूटेड ओनली इन एक्सट्रीम केसेस। नेचुरल जस्टिस जो होती है उसका प्रिंसिपल कुछ ही बहुत रेयर और एक्सट्रीम केसेस में एक्सक्लूड किया जा सकता है, वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पाटिल में बताया था। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी या इमरजेंसी का कोई केस है तो वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज़ बोला गया था रूल 14 के अंडर इंक्वायरी प्रोसीजर अगर चल रहा है तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको आप इम्पोज करो मेजर पेनल्टी, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी है कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करो। ठीक है, वॉयलेट मत करना। नेक्स्ट इज बीसी चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है जहाँ पे हेल्ड किया था कोर्ट हैव लिमिटेड स्कोप इन इंटरफेयरिंग विद द डीएस डिसीजन। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के डिसीजन के ऊपर कोर्ट के पास कोई ज़्यादा राइट नहीं होते कि वो उसके साथ इंटरफेयर कर सके, लेकिन
वो सिर्फ तब आ सकता है जब उसे लगता है कि प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया गया या फिर वायलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। जुडिशियल रिव्यू तभी अलाउड होगा जहाँ पे मैलाफाइड कोई चीज़ लग रही है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी लग रही है और नो एविडेंस। ठीक है। देन लास्ट में आप बता देना कि समरी टेबल देख लो। अब समरी टेबल से याद रहता है थोड़ा जल्दी से। पहला इशू ऑफ चार्ज मेमो चार्जशीट में होगी, ठीक है। चार्जशीट में इसमें क्या होगा, चार्जेस लगेंगे प्लस स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस, ठीक है। और 15 दिन का टाइम देगा एम्प्लॉय को, जो भी जिसके ऊपर भी एक्यूज है ऑफ मिसकंडक्ट और एनीथिंग, जिसके ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज है, कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट कर सके। फिर नेक्स्ट सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, तो उसको कंसीडर करा जाएगा एंड देन विल बी देखेंगे कि अगर उसने है ना अनसेटिस्फैक्ट्री अगर रीज़न स्टेटमेंट सप्लाई दिया है, ठीक है, या फिर उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ उसकी गलती थी, तो दोनों केसेस में इंक्वायरी फर्दर प्रोसीड करेगी। अगर उसने सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर दिया तो ड्रॉप हो जाएगी इंक्वायरी, ठीक है। देन अगर फर्दर जाएगी इंक्वायरी तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा आईओ और पीओ का, इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायर करेगा कि जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उनको, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो होगा जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इफ़ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूटेड और contested और नॉट एडमिटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी कैसा होगा, यहाँ पे एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस सब कुछ वैसा ही होगा, क्वासी जुडिशियल तरीके से होगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ आईओ रिपोर्ट, आईओ फिर एक रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद, इंक्वायरी के बाद आईओ क्या करेगा, एक रिपोर्ट बना के डीए को देगा, जिसके अंदर वो फाइंडिंग्स ऑफ ईच आर्टिकल लिखेगा, फाइंडिंग्स ऑफ ईच चार्ज लिखेगा, ठीक है। प्रूव, नॉट प्रूव्ड और पार्शली प्रूव्ड। देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन आईओ रिपोर्ट। आईओ की जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देगा, कौन देगा, वो एम्प्लॉय, जिसके ऊपर एम्प्लॉय कैन सबमिट ऑब्जेक्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्टली एक डिसीजन देगा डीए, ठीक है, जिसको ज़्यादा इंटरफेयर कौन नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं कर सकता, बस उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अगर उसके अंदर कोई नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स वायलेट हुए या प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, ठीक है। और वो जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, रीजन पेनल्टी, ठीक है। नाउ व्हेन रूल 14 मे बी डिस्पेंस्ड विथ, ठीक है। अब सेकेंड प्रोविजो टू आर्टिकल 311 क्लॉज 2 एंड CCA रूल्स क्या बोलता है, ठीक है। एज पर सेकेंड प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 311 एंड क्लॉज 2 एंड CCA रूल्स बोलते हैं दो चीज़ें, कि व्हेन नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी, जहाँ पे पॉसिबल ना हो कि आप प्रैक्टिकेबली एक इंक्वायरी होल्ड कर सकते हो वो चीज़, या दूसरा केस तब जब प्रेसिडेंट या कंपीटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि अपहोल्डिंग इंक्वायरी वुड बी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। दो चीज़ें हैं, पहला रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, और दूसरा जहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि अगर हमने कोई इंक्वायरी करी तो वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगी। इन दोनों सिचुएशंस में, ठीक है, ये एक्शन जस्टिफाइड होगा विथ वैलिड ग्राउंड्स, ठीक है। वहाँ पे क्या किया जा सकता है, डिस्पेंस किया जा सकता है, रूल 14 में भी डिस्पेंस्ड विथ, ठीक है। जस्टिफाइड और वो चीज़ जस्टिफाइड होगी विद वैलिड ग्राउंड्स, और इट मे बी क्वेश्चन्ड बाय कोर्ट्स, ठीक है। इसका एक निमोनिक याद रखो, CIREDRF, CIIERDF, charged memo, C for charged memo, I for initial reply, then IO and PO appointment, evidence and hearing, report of IO, and lastly defense of on report, final order by DA,